नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आज हम यूजीसी नेट ज्योग्राफी का जून 2016 का थर्ड पेपर हल करेंगे। ये पेपर जुलाई में हुआ था, तो शुरू करते हैं। अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट वीडियो को रोककर अंग्रेजी के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ये देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र जो उस क्षेत्र की संरचना से जुड़ा नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, ड्रेनेज सिस्टम, इसमें अरीय, अपवाह, जलायित, द्रुमाकृतिक और अध्यारोपित दिया है। उस क्षेत्र की संरचना से जुड़ा ही नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन 10 बार से ज़्यादा रिपीट हो चुका है। थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, बाकी सेम ही क्वेश्चन है। इसे अध्यारोपित अपवाह तंत्र कहते हैं। देखिए, अरीय अपवाह दिया है, जलायित दिया है। अरीय अपवाह आप समझ गए होंगे, रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। कोई ऊंचा उठा भूभाग होता है और चारों तरफ नदियाँ, छोटी धाराएं प्रवाहित होती हैं, या किसी झील के अंदर चारों तरफ से गिरती हैं, तो रेडियल ड्रेनेज सिस्टम है वो बन जाता है। और इसमें संरचना से जुड़ा ही नहीं है, तो इसे अध्यारोपित अपवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिकमे ने डेविस से असहमत होते हुए पेनी प्लेन के लिए संपूरक पद क्या दिया था? डेविस ने अपने भौगोलिक चक्कर में अपर्दन की अंतिम अवस्था को पेनी प्लेन, समप्राय मैदान कहा था, लेकिन क्रिकमे महोदय ने उसको पान प्लेन या पेन प्लेन कहा था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ अनुमानिक है? अध्यारोपित अपवाह, बार बार आने वाले बड़े भूकंप, स्क्रेप के साथ चिन्हित वास्तविक भ्रंश तल, चट्टान रोध और स्थलाकृतिक रूप के बीच कमजोर सहसंबंध। तो भ्रंश कगार का दृढ़ अनुमानिक है चट्टान रोध और स्थलाकृतिक रूप के बीच कमजोर सहसंबंध। ये आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, कारण और कथन दिया है। इसमें कथन है, चट्टानों की गहराई तक रासायनिक क्षरण आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक है। ठीक है, सही है। कारण है, रासायनिक अपक्षय की तीव्रता अधिक हद तक जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापमान पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है, दोनों व्याख्या भी हो रही है, कारण और कथन सही है। रासायनिक अपक्षय की तीव्रता जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापमान पर निर्भर करती है। उष्ण आर्द्र प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय की क्रिया अधिक होती है, इसमें यही कहा जा रहा है। और चट्टानों की गहराई तक रासायनिक क्षरण या अपक्षय आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक है। तो बिल्कुल सही है। आर्द्र हो, उष्ण कटिबंधीय भाग हो, और जहाँ पे जल की मात्रा और अधिक तापमान, तो ये दोनों ही रासायनिक अपक्षय को प्रभावित करते हैं। दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन, ये भी कारण कथन का दिया है। कथन क्या है? मध्य अटलांटिक कटक के साथ साथ चलने वाले अंतःस्थल में ज्वालामुखी क्रिया की अत्यधिक संभावना होती है। ठीक है, सही है। मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर में फैला है, आइसलैंड से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिक तक, और लगभग ये औसत 4000 मीटर लगभग ऊंचाई है इसकी। अंध महासागर में भूकंप आने का मुख्य कारण समुद्री तल का विस्तार होना है। अंध महासागर, अटलांटिक महासागर में भूकंप आने का कारण सागर तल का प्रसार, इसका प्रभाव पड़ता है। सागर तली का प्रसार, ये हैरी हेस महोदय ने बताया था। दोनों सही हैं और व्याख्या भी है।
ये क्वेश्चन नंबर 6 से मिलान करना है। अंग्रेजी के क्वेश्चन हैं, वीडियो को रोककर देख लीजिएगा। हिंदी में कुछ दिया है और अंग्रेजी में जो दिया है तो आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मिलान करना है। वुलरिज और मॉर्गन, थार्नबरी, वॉन रिchthofen और स्टीयर्स। तो स्टीयर्स महोदय की और थार्नबरी की पुस्तकें लगभग पूछी जा चुकी हैं, काफ़ी बार, 10 से अधिक बार पूछी जा चुकी हैं ये पुस्तकें। वुलरिज और मॉर्गन की स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी है। थार्नबरी की पुस्तक तो आपको वैसे ही याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। अच्छी पुस्तक है, हालांकि इसका जो मूल रूप है वो थोड़ा कठिन है और इसका संशोधित रूप अपने मार्केट में उपलब्ध है। वॉन रिchthofen की जियोमॉर्फोलॉजी और स्टीयर की अनस्टेबल अर्थ। तो ये स्टीयर्स और थार्नबरी की पुस्तकें तो बार बार पूछी जाती हैं। आगे चलते हैं। अत्यंत नूतन हिमकाल, प्लीस्टोसीन एज की बात हो रही है। कौन सा क्रम सही है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, 8 या 10 बार से ज़्यादा आ चुका है। तो गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म, ये यूरोपीय क्षेत्र में, उत्तरी यूरोपीय जो हिमकाल है उसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन कारण और कथन का है। अभिकथन है, अपसरण पट्टिका मार्जिन के कारण समुद्र तल का प्रसार होता है। कारण है, संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश निर्मित होते हैं। देखिए, अपसरण पट्टिका का मतलब दोनों तरफ से प्लेटों में अपसार होता है, फैल रही हैं एक दूसरे की विपरीत, और बीच में एक दरार बनती है। जैसे अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था, मध्य अटलांटिक कटक है, उसके अंदर ये पहला कथन बिल्कुल सही है। और कारण दिया है कि संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश निर्मित होते हैं, तो ये गलत है। संरचनात्मक पट्टिका से भ्रंश निर्मित नहीं होते, इससे नया निर्माण होता है, जैसे कटक का निर्माण हो रहा है। तो इसमें देखिए, ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। माइक्रोस्केल विक्षोभ, ग्रहीय स्केल, पछुआ हवा में तरंगें, मेसोस्केल, टोर्नेडो, सिनोप्टिक स्केल, घाटी तथा पर्वतीय हवाएं। तो माइक्रो स्केल पे विक्षोभ को मापा जाता है, ठीक है। और प्लेनेटरी जो स्केल है, ग्रहीय स्केल है, पछुआ हवा में तरंगें, ये भी सही है। और मेसो स्केल, टोर्नेडो, ये भी ठीक है। ये 4 का गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह ग्रीष्मकाल के दौरान उत्तर की ओर बढ़ता है। यह पृष्ठीय झंझावात के परिसंचरण में ऊर्जा की आपूर्ति करता है। इसका वेग ग्रीष्मकाल में अधिक होता है। मोटे तौर पर इसका स्थान ध्रुवीय वातागर के साथ मिलता है। तो इसमें ग्रीष्मकाल में इसका वेग अधिक नहीं होता, तो ये सही नहीं है, बाकी सही है। अगला क्वेश्चन, सुपर कूल्ड जल वह है जो 0 डिग्री के तापक्रम के नीचे भी तरल बना रहता है। अगले क्वेश्चन नंबर देखिए 12 से लेकर ये अंग्रेजी के हैं, वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अधिक ऊंचाई पर स्थित किसी स्थान में सन्निकट घाटी में स्थित कम ऊंचाई वाले स्थान की अपेक्षा, देखिए ऐसे क्वेश्चन है, इनको आप ऑप्शन से समझिए।
क्योंकि वैसे हिंदी में सही पता नहीं लग पाता है और कंप्यूटर अपने आप ही अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, तो साथ साथ अंग्रेजी की भी आपको देखना है। अधिक ऊंचाई पर स्थित किसी स्थान में, फिर बीच में एक ये वाक्य, इस ऑप्शन में से हमें छांटना है कौन सा आएगा। सन्निकट घाटी में स्थित कम ऊंचाई वाले स्थान की अपेक्षा। तो देखिए इसमें व्रत दैनिक तापक्रम प्रास तथा निम्न वार्षिक माध्य तापक्रम दोनों होते हैं। बोथ ए ग्रेटर डेली टेम्परेचर रेंज एंड लोअर एनुअल मीन टेम्परेचर। अधिक ऊंचाई पर स्थित कोई भी स्थान होता है, तो जो जो हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता जाता है क्षोभ मंडल में। तो दैनिक तापक्रम और वार्षिक तापक्रम, दैनिक तापक्रम दिन का तापमान और रात्रि का तापमान, तो उसमें अंतर आता है, और इसी प्रकार जो वार्षिक माध्य तापक्रम है उनमें भी अंतर आता है। अगला क्वेश्चन कारण कथन का दिया है। चक्रवात हरिकेन का विषुवत रेखीय क्षेत्र में निर्माण नहीं हो सकता, विषुवत रेखा के ऊपर कोरियोलिस बल सबसे अधिक होता है। देखिए इसमें थोड़ा सा समझना है हमें। चक्रवात का निर्माण विषुवत रेखा में नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन विषुवत रेखा के ऊपर कोरियोलिस अधिक होता है ये नहीं होता, ये गलत है। कोरियोलिस बल सबसे अधिक ध्रुव पर होता है, विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल नहीं होता, इसीलिए वहां चक्रवात का निर्माण नहीं होता। 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इसीलिए चक्रवात नहीं बनते, क्योंकि वहां कोरियोलिस बल बहुत ही कम होता है। तो ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु की किसी दी हुई मात्रा में जल वाष्प की वास्तविक मात्रा निम्नलिखित में से किस तापक्रम सापेक्ष आर्द्रता संयोजन में सर्वाधिक है। किसी दी हुई मात्रा में जल वाष्प की वास्तविक मात्रा किस तापमान या और सापेक्षिक आर्द्रता में सर्वाधिक होगी। तो इसमें 25 डिग्री 100%। सापेक्षिक आर्द्रता का ही मतलब होता है 100% नमी हो, आर्द्रता हो हवा में, उसे ही सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो ये तो अपने आप ही गलत हो गया 50 वाला, और 0 वाला तो हो ही नहीं सकता, और 25 है और 40 है, तो जो ज़्यादा तापमान है वो सही आएगा, इसमें होगा पहला आंसर। अगला क्वेश्चन। जब चिनूक पवनें पर्वतीय श्रृंखला के प्रतिपवन ढाल से आती हैं, चिनूक रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, ये कनाडा वाला एरिया, ये मान लीजिए ये है ऊपर का भाग संयुक्त राज्य अमेरिका का यहाँ से, और यहाँ पे रॉकी पर्वतीय क्षेत्र है, ये अलास्का, ठीक है। और प्रतिपवन ढाल से आती हैं तो क्या होता है। तो इसमें देखिए संतृप्त वाष्प दबाव बढ़ जाता है और सापेक्ष आर्द्रता घट जाती है। दबाव बढ़ जाता है ऐसा लिखा है इसमें, और आर्द्रता घट जाती है ऐसा लिखा है। तो देखिए दबाव है वो कम होता है, यहाँ से इस प्रकार से हवा ऊपर चढ़ेंगी और फिर नीचे उतरेंगी, ठीक इस प्रकार से। तो दबाव है वो कम होगा और आर्द्रता है वो बढ़ेगी, घट जाती है ऐसा लिखा है। तो ये दोनों ही गलत हैं। चिनूक जिसे स्नो ईटर भी कहते हैं, यहाँ जो ग्रेट प्लेन्स हैं उसमें जमी जो बर्फ है उसको पिघला देती हैं ये पवनें, गर्म पवनें हैं ये, गर्म और शुष्क पवनें, इसको चिनूक हिम बक्षिणी स्नो ईटर भी कहते हैं। 16 का क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, एब्सलूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी,
और स्पेसिफाई ह्यूमिडिटी विशिष्ट आर्द्रता, और मिक्सिंग रेशियो मिश्रण अनुपात, ये आगे इसके बारे में दिया गया है, तो आसानी से पहचान सकते हैं हम। देखिए इसमें क्या दिया है। सबसे पहले एब्सलूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है उसके बारे में। तो निरपेक्ष आर्द्रता प्रति इकाई आयतन में जो कुल भार होता है, इसे हम ग्राम के रूप में मापते हैं। तो पहला है इसमें डी होगा, और सापेक्ष आर्द्रता निश्चित आयतन में और तापमान में वायु में वास्तव में उपस्थित जलवाष्प तथा उस तापमान में वायु में अधिकतम मात्रा में धारण करने की जो क्षमता होती है उसका अनुपात, उसे कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। यह सीधे शब्दों में कहेंगे किसी तापमान पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और उसी तापमान में जो अधिकतम जलवाष्प धारण करने की क्षमता का जो अनुपात होता है वो होता है सापेक्ष आर्द्रता। इसके बाद विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफाई ह्यूमिडिटी, जलवाष्प सहित 1 किलोग्राम वायु में निहित जलवाष्प का द्रव्यमान, ये इसमें यह आ जाएगा। और मिश्रण अनुपात जलवाष्प के भार तथा प्रति इकाई शुष्क वायु के आयतन का अनुपात, ये होगा इसमें। तो देखिए ये इसमें दूसरा, ये डी, ये हो जाएगा डी और सी, ये वाला। अब अंग्रेजी के क्वेश्चन देख लेंगे। जल्दी से वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। किस भूवैज्ञानिक अवधि के दौरान महासागर ने अपनी वर्तमान सतह प्राप्त की थी? अच्छा क्वेश्चन है, वैसे बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो ये गलत भी हो सकता है। महासागर अपने वर्तमान सतह या वर्तमान स्वरूप में कब आए थे? तो वर्तमान में होलोसीन युग चल रहा है, तो हम होलोसीन युग में ही हैं। देखिए इसमें होलोसीन ही आएगा, क्योंकि होलोसीन युग के बाद ही मानव का अस्तित्व प्रारंभ हुआ ऐसा माना जाता है, और जो वर्तमान स्वरूप है वो सुनिश्चित हुआ था महासागर और महाद्वीपों का। लगभग थोड़ा बहुत चेंज तो अब भी हो रहा है। अगला क्वेश्चन, बायोमास का पिरामिड के मामले में प्रतिलोमित होता है। इन्वर्टेड केस के बारे में पूछा है, प्रतिलोमन। तो इसमें देखिए वन पारिस्थितिकी तंत्र में, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में। ये देखिए बायोमास पिरामिड इस प्रकार होता है। यहाँ ऊर्जा अधिक होती है, ऊर्जा ऊपर की ओर कम होती जाती है। तो उल्टा कैसे होगा? तो इसमें अलवण जल, फ्रेश वाटर पारिस्थितिकी तंत्र, फ्रेश वाटर जो अलवण जल मीठा पानी होता है उसमें। तो 4 का आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता में भारत के योगदान का प्रतिशत कितना है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। 2%, 4%, 6% और 8%। बायोज्योग्राफी के क्वेश्चन चल रहे हैं ये अभी। इससे पिछला भी बायोज्योग्राफी में और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है उसमें आते हैं ये। तो लगभग 8% है, 7 या 8% योगदान है भारत का। और भारत में पश्चिमी घाट और जो पूर्वी हिमालय पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ विश्व के हॉटस्पॉट्स हैं। थोड़ा सा भाग है वो अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है उसमें भी आता है, जो हिंद चीन वाला जिसे कहते हैं, इंडो हिंद चीन, मलेशिया इंडोनेशियाई भाग में, उसमें थोड़ा सा प्रायद्वीप में, उसमें भी शामिल है। तो 2 प्रमुख हैं भारत में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूंगे की चट्टानों में परवाल चट्टानों के निर्माण के लिए समुद्री जल का आदर्श तापमान क्या होगा? परवाल से संबंधित क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। इसमें देखिए तापमान
है वो लगभग 20, 21, 22 डिग्री मानते हैं। 21 डिग्री है उपयुक्त माना जाता है, 21 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए ऐसा मानते हैं। वैसे जापान वाला जो एरिया है वहाँ भी प्रवाल मिले हैं, उसका कारण ब्लैक जो सुशीमा धारा है वो है। तो कम से कम 20 डिग्री ये आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, किस देश में सबसे लंबी तटरेखा है? तो ये आपको पता ही है, बिल्कुल आसान है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्राज़ील और कनाडा। तो दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, वो तो जाहिर है इसी की होगी तटरेखा। और एक और भी कारण है, क्योंकि इसके उत्तरी भाग में छोटे छोटे द्वीप हैं बहुत सारे, तो जो सारे ही जल से घिरे हुए हैं, तो वैसे भी ज़्यादा हो गई इसकी तटरेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म ज्वारीय शब्द किस वृत्त ज्वार प्रास को संदर्भित करने के लिए अपनाया गया है? 22 का क्वेश्चन है। माइक्रोटाइडल रेंज परास, यहाँ रेंज को परास कहा गया है। तो इसमें देखिए 2 से 4 मीटर और 2 मीटर, लगभग 2 मीटर या उससे अधिक, 4 से 6 मीटर। तो इसमें देखिए ये आएगा 2 मीटर वाला। सूक्ष्म ज्वारीय शब्द वृत्त ज्वार प्रास, जो लघु ज्वार और वृत्त ज्वार है उसमें लगभग कितना डिफरेंस माना जाता है? तो लगभग 2 मीटर का जो एरिया है, 2 मीटर ऊंचाई एरिया, सॉरी माफी चाहता हूँ। भारत में स्थानिक प्रजातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो स्थानिक प्रजातियां एंडेमिक स्पेसीज ऑफ इंडिया, तो ये कहाँ मिलेंगी? पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत खासकर मेघालय, असम, त्रिपुरा, वहाँ पे जो जनजातियां पाई जाती हैं। अब पुस्तकें हैं और लेखक हैं, मिलान करना है। 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें, हर बार पूछा जाता है नेट में, पुस्तकें और उनका मिलान करना। तो ये किंग महोदय, रिटर, बैग्नोल्ड और सुम, लगभग नाम सुने हुए हैं, पढ़े हुए होते हैं। किंग महोदय का तो हम काफ़ी बार जो पहाड़ी ढाल चक्कर सिद्धांत है वो पढ़ते हैं, और एक दूसरे भी किंग महोदय हुए हैं। तो इसमें देखिए किंग महोदय का बीचेस एंड कोस्ट्स ये पुस्तक है, और रिटर की आपको पता ही है, प्रोसेस जियोमॉर्फोलॉजी। डीएफ रिटर हैं, वो रिटर नहीं है, कार्ल रिटर नहीं है ये। आर.ए. बग्नोल्ड, तो इसकी द फिजिक्स ऑफ द ब्लोन सैंड एंड डेजर्ट ड्यून्स। और S.A. सुम, टू इंटरप्रेट द अर्थ। सुम का जो खंडकालिक अपवर्तन सिद्धांत है वही सुम है ये। तो देखिए इसमें ये कौन सा आंसर बनेगा? दूसरा बन जाएगा। आगे चलते हैं। पुस्तक नेचर ऑफ ज्योग्राफी कम से कम 8 या 10 बार पूछा जा चुका है, और RPSC स्कूल लेक्चरर में भी पूछा जा चुका है। हार्टसॉन महोदय की पुस्तक है नेचर ऑफ ज्योग्राफी। हार्टसॉन महोदय वैसे भी फेमस हैं, उनकी परिभाषा, उनकी पुस्तकें। ये अंग्रेजी के क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये मिलान करने हैं और कौन सा सही नहीं है। मानववादी भूगोल, तुआन, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ब्लास महोदय, मानव पारिस्थितिकी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों को उनके सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। और इसमें देखिए ये नहीं दिया है कि पहले से बाद में या बाद से पहले में, तो ये हमें जो कूट दिए हैं उनसे देखना पड़ेगा कि क्या पूछा गया है, पहले से बाद में पूछा गया है या बाद से पहले में पूछा गया है। तो अरस्तु, इरिटोस्नीज, प्लेटो और स्ट्रेबो। तो इसमें देखिए
सबसे पहले प्राचीन से शुरू करते हैं तो प्लेटो महोदय और नहीं, स्टेबो से शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टेबो, और स्टेबो होगा ऑप्शन को देखकर। देखिए पहले से बाद में या बाद से पहले में एक बार देख लेते हैं कौन सा बन रहा है आंसर इसमें। तो इसमें हम देखते हैं, हाँ, प्लेटो और उसके बाद अरस्तु और उसके बाद इरेटोस्नीज और सबसे लास्ट में अरस्तु। ये दोनों को यूनानी और रोमन दोनों को मिला दिया गया है इनमें। तो सही आंसर होगा इसमें 4, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, ये होगा। सबसे पहले प्लेटो, उसके बाद अरस्तु और इरेटोस्नीज और स्ट्रेबो। देखिए ये इनकी सभी की सन याद कि कब जन्म हुआ है और किसका कब हुआ है संभव नहीं हो पाता, तो सूत्र बनाकर आप याद कर सकते हैं। जैसे रोस पी पोर्टली, बहुत फनी लगेगा आपको लेकिन याद हो जाएगा। रोस पी पोर्टली, ऐसे कुछ भी आप की इच्छा है। रोमन भूगोलवेता इसमें स्ट्रेबो और फी से प्लिनी और पोम्पोनियस मेला और टोलेमी, इस प्रकार से याद हो सकते हैं। तो कर्म से ही है ये। और इसी प्रकार दूसरे यूनानी भूगोलवेता हैं उसमें जैसे होम थे, अनेक, पाई, हक, हीरो, प्लेतुनिज। तो ऐसे लिखकर सूत्र बनाकर आप याद करें। आगे चलते हैं, इसमें मिलान करना है। ओटो स्लूटर, वोन स्टोफेन, ऑस्कर पेसल और फ्रेडरिक रेडजेल। तो इसमें देखिए स्लूटर की पुस्तक है विजुअल कंटेंट्स ऑफ लैंडस्केप्स, और वॉन रिस्टोफेन की मेजर वर्क्स ऑन चाइना, ऑस्कर फेसल की दास आइलैंड आसलैंड और रेडजेल की पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। तो देखिए सही आंसर ये पहला ही बन रहा है इसमें। अगला, सुमेलित नहीं है पूछा है। पुस्तकें और लेखक इब्न खालदून, मुकदिमा अल बल्खी, किताब अल अस्कल, ठीक है। अल मसूदी की रूट्स एंड रीम्स, ये गलत लगता है मुझे। और अल ब्रूनी की किताब हिंद, ये ठीक है। तो ये गलत है, ये बाकी सही है। अगला, भूगोल में मानववादी भूगोल ह्यूमनिस्टिक स्कूल की स्थापना तुआन महोदय ने की थी। बढ़िया क्वेश्चन है। 70 के दशक में मानवतावादी भूगोल की शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखों में से किसने कहा है कि आवश्यकताएं नहीं बल्कि प्रत्येक जगह संभावनाएं हैं और हम इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में मनुष्य उनके प्रयोग का निर्णायक है। तो देखिए ये आपको पता है कि पॉसिबिलिज्म जो संभववाद शब्द है वो फेब्रे ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि प्रत्येक जगह संभावनाएं हैं और मनुष्य उनका स्वामी है। तो ये फेब्रे महोदय का कथन है। ये फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं, फ्रांसीसी वाद है ये, संभववाद। अगला क्वेश्चन, किसने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया? पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया है, स्कूल लेक्चरर में भी आ चुका है, और वैसे भी यूजी के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये हरलोग बेरोज हैं, एच बेरोज उनका है। आगे चलते हैं, सुमेलित करना है जोग्राफर्स हैं और उनका क्या योगदान है, और यहाँ भी सुमेलित करना है। राज्य दिया है और साक्षरता दर 2011 के अनुसार। यहाँ भी सुमेलित करना है
वर्दी दर दी गई है। देखिए भूगोलवेत्ता LD स्टाम्प, तो स्टाम्प महोदय ने ग्रेट ब्रिटेन का सर्वेक्षण किया था। तो इसमें पहला है वो, उसमें सी आ रहा है। हम्बोल्ट की कॉस्मोस है, काफ़ी फेमस रही है। और हार्टसोन की नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये पहले हमने पढ़ी चुके हैं। और डिकिंसन की मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। आगे चलते हैं, सुमेलित करना है। जनसंख्या, राज्य, साक्षरता दर पूछी गई है राज्य की। तो देखिए सबसे ज़्यादा से अनुमान हम लगाते हैं केरल की रही सर्वाधिक, और उसके बाद में मिजोरम आएगा। मिलान करना है इसमें, देखते हैं। तो इसमें देखिए त्रिपुरा का कितना है, केरल से देखते हैं हम। तो 4 है, सबसे ज़्यादा 4 में बी आएगा, तो केरल में। और उसके बाद मिजोरम में देखते हैं कितना है, और फिर गोवा, और फिर त्रिपुरा। मिजोरम में उसके बाद ये ए आ जाएगा। और देखो सारे याद रहना बहुत मुश्किल होता है, तो हम 2 या 3 जो हमें प्रमुख याद होते हैं उससे अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन बन रहा है दूसरा। त्रिपुरा का 87.22% है, और गोवा का 88.7, और मिजोरम का 91.33, और केरल का 94% लिटरेसी रेट है ये। अगला क्वेश्चन 34 का, राज्य संघराज्य हैं और जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर दी गई है इसमें। अच्छा क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश की वृद्धि दर है 26.03, और दमन दीव की 53, मेघालय की 27, और पुदुचेरी की है 28। ये दूसरा आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए हो सकता है मुझसे कोई गलती हो, तो आप सही कर लीजिएगा और मुझे भी बताइएगा। ये अंग्रेजी के क्वेश्चन है। गांव के प्रकार हैं और उनकी परिभाषा दी गई है, मिलान करना है। ये कारण कथन का क्वेश्चन है, और 38 तक दिए गए इसमें। देखते हैं इसमें, हरित ग्राम, क्रॉस रूप ग्राम, प्रक्षिप्त ग्राम और सड़क ग्राम। तो इसमें देखिए हरित ग्राम है वो किसी छोटे ग्राम घास मैदान के चारों तरफ बने मकानों और गिरजाघर वाला गांव होता है। इसमें पहला है, उसमें आ जाएगा बी, क्रॉस रूप ग्राम। क्रॉस रूप ग्राम क्या होता है, सड़कों के चौराहे के इर्द गिर्द विकसित, ठीक है। और प्रक्षिप्त मतलब फैले हुए, विरल रूप से। तो ये हो जाएगा इसमें, जहाँ पूरे ग्रामीण क्षेत्र में विलग खेत और आवास अनियमित रूप से बिखरे हों, जैसे अलग अलग खेतों में लोग बस गए, वो हो जाएगा। और फिर सड़क ग्राम, सड़क मार्ग के आसपास विकसित ग्राम। ये देखिए कारण कथन का क्वेश्चन है। लोस का मॉडल क्रिस्टोलर के मॉडल की अपेक्षा कम नियामक है। लोस ने प्रत्येक सेक्शन को अलग रेंज, थ्रेशोल्ड, षटकोणीय पृष्ठभूमि वाला माना था। ठीक है, दोनों सही हैं, व्याख्या भी हो रही है। अगला, कौन सा सिद्धांत अभिगमन ट्रांसपोर्ट लागत की व्याख्या करता है, क्योंकि यह सीधी रेखा मार्ग पर केंद्रीय स्थानों की संख्या को अधिकतम बनाता है। ट्रांसपोर्ट लागत की व्याख्या करता है, सीधी रेखा मार्ग पर केंद्रीय स्थानों की संख्या को अधिकतम बनाता है। तो इसमें ये कोई वैसे सिद्धांत नहीं है,
ये पूछा गया है कि किस सिद्धांत में परिवहन लागत की व्याख्या बताई गई है। तो सीधी सी बात है, यातायात के जो सिद्धांत हैं उन्हीं में बताया जाता है ऐसा। अगला क्वेश्चन, नगरों को परिभाषित करने के लिए भारत की 2011 की जनगणना में किस मानदंड को अपनाया गया है। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। जनसंख्या वृद्धि को नहीं माना गया, साक्षरता को नहीं माना गया, लिंगानुपात को नहीं माना, घनत्व को माना गया है। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। ये देखिए 39, 40 जो खनिज एस्क हैं उसके, और आगे मिनरल्स दिए गए हैं। प्राइमेट सिटी के बारे में ये कारण कथन का आ गया। फुटलूज इंडस्ट्री के बारे में, एग्रीकल्चर जो बताए थे सिस्टम विटेलसी ने किस देश में लागू होते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इस पेपर में से कम 3-4 क्वेश्चन आने चाहिए मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग। मार्क जेफरसन ने किस वर्ष में द लॉ ऑफ द प्राइमेट सिटी पुस्तक है उनकी, बहुत अच्छी, अध्ययन में प्रमुख शहर और निकटतम सबसे बड़े शहरों के बीच आकार संबंध की जांच की थी। तो देखिए इसमें ये 37 में 1937 में उन्हें अपना सिद्धांत दिया था और बताया था। प्राइमेट सिटी शब्द भी मार्क जेफरसन ने दिया था। और इसमें देखिए 40 का क्वेश्चन है, चालकोपाइराइट है वो तांबे का है हमें पता है। लिमोनाइट है वो लिमोनाइट, देखिए इसमें ये उसका एस्क है लोहे का। और मस्कोवाइट है वो अब्रक का है ही, और बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का है। तो इसमें ऑप्शन देखिए आप मिलान करेंगे तो ये हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन, कथन है स्वतंत्र उद्योगों में गतिशीलता बहुत अधिक होती है, कारण है उद्योग कौशल आधारित हैं। ठीक है, सही है बिल्कुल, कारण कथन की व्याख्या हो रही है। अगला क्वेश्चन, विटेलसी द्वारा दी गई कृषि प्रणाली और किस देश में लागू होती है। जिसमें देखिए चलवासी पशुचारण है वो न्यूजीलैंड में, मंगोलिया में, मोरक्को मंगोलिया में किया जाता है। मंगोलिया मरुस्थलीय भाग है। और भूमध्य सागरीय कृषि हमें पता ही है, मोरक्को अफ्रीका का तट है वहाँ पर। व्यावसायिक दुग्ध उत्पादन न्यूजीलैंड में बड़े पैमाने पर होता है, और रेंचिंग पशुपालन ये ब्राज़ील में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका तीसरा। अगला क्वेश्चन, ये अंग्रेजी के हैं, आप देख लेना। काफ़ी टाइम हो गया है, थोड़ा जल्दी करते हैं। आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, देख लेना। ये परिवहन भूगोल के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। 43 का क्वेश्चन देखते हैं, कारण कथन का। स्पेन विश्व के आर्थिक रूप से विकसित देशों में से एक है, कारण है यहाँ खनिज संपदा का विशाल भंडार है। तो देखिए स्पेन में कोई भंडार नहीं है इतना, खनिज आर्थिक संपदा का विकसित देश तो है ये। तो एक सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने क्षेत्रों, पूरकता, हस्तक्षेप, अवसर और स्थानांतरणीयता के बीच पारस्परिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले 3 मूल कारकों की पहचान की थी। तो ये देखिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें दिया है पूरकता, हस्तक्षेप, अवसर और स्थानांतरणीयता। ये उलमैन का इंटरेक्शन मॉडल है, उसमें बताया था उन्होंने, परिवहन मॉडल उलमैन का। परिवहन भूगोल का क्वेश्चन है ये देखिए यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए आरेख के अनुसार विभिन्न स्थानीय लागत स्थिति में इष्टतम लाभ। तो लाभ देखिए जहाँ पे लागत कम होगी और राजस्व अधिक प्राप्त होगा, तो वही बिंदु पे सबसे बेहतर माना जाता है। तो इसमें देखिए इष्टतम लाभ बिंदु को दर्शाने वाले कूट का कौन सा सही है, कौन सा बिंदु सही है। इसमें देखिए एक तरफ ये दूरी दर्शाई गई है और लागत दिया गया है। एक बिंदु और फिर बी और सी में देखिए सबसे कम लागत है।
सी में सबसे कम लागत है यहाँ पे, और इसमें देखिए अगर ये दूरी के अकॉर्डिंग तो इसमें सी बिंदु ही ज़्यादा उपयुक्त होगा। इसमें देखिए ये ऊपर तक नहीं है, ये रेखा ऊपर तक है, ये डायग्राम में बनी नहीं है। ये जो रेखा है कुल राजस्व वाली, ये ऊपर बनाई नहीं गई है, यहाँ तक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कुल लागत कम है और राजस्व अधिक प्राप्त हो रहा है, तो सी बिंदु ही सबसे उपयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन है, डायग्राम में 6 बिंदु हैं, उनके प्रतिच्छेदक संपर्क कितने होंगे? 6 नोड्स दिए गए हैं इसमें, और इंटरसेक्टिंग लिंक्स कितने हैं वो हमें ढूंढने हैं। तो देखिए इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ऑप्शन में होगा 12, ये बिल्कुल ठीक है। बिंदु हैं ये दिए हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, और जो इनके संपर्क जो मार्ग हैं वो कितने हैं प्रतिच्छेदक, तो ये 12 होंगे। अंग्रेजी की क्वेश्चन है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। कार्टा मेरिना क्या है ना, पोलर जियोपॉलिटिक्स के बारे में अच्छे क्वेश्चन है मिलान करने वाले। डोली को सेफालिक मानव प्रजाति का शीर्ष सूचकांक क्या होता है? देखिए ये शीर्ष सूचकांक मानव प्रजातियों से संबंधित हैं, और इससे पता लगता है, डोलीचो भी बोल देते हैं कई बार इसको। तो इसमें देखिए जितना ज़्यादा जो कम होता है वो उतना ही उसका चौड़ा माना जाता है, सिर है ज़्यादा बड़ा सूचकांक ऐसे होता है, इसमें उल्टा होता है थोड़ा सा। तो ये सबसे पहला दिया है, इसमें सूचकांक में 3 भाग हैं इसके, डेलिचो और मेसो, और इसके अलावा एक तीसरा और है मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो इसमें 75 से कम आएगा सूचकांक। अगला है, पूरी 19वीं सदी के दौरान रूस तुर्की को अपने कब्जे में करना चाहता था, इसका कारण क्या है? मध्य पूर्व में शांति स्थापित करना चाहता था, भूमध्य सागर में अपनी पहुंच बनाना चाहता था, वाइनजेंटिनी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। तो क्या होगा इसमें सही आंसर? सभी को पता है, वो भूमध्य सागर में अपनी पहुंच बनाना चाहता था। अगला क्वेश्चन 49 का, भूगोल में मानवतावाद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है वो देखना है। मानवतावाद मनुष्य को मशीन नहीं मानता। मानवतावादी भूगोल मनुष्य की जागरूकता, मनुष्य की चेतना और मानव द्वैत पर जोर देता है। मानवतावादी सतह की ज्यामितीय अवधारणा के आधार पर क्षेत्र और स्थानों में घटत को स्वीकार करते हैं। मानवतावाद ने पॉजिटिविज्म और क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन की आलोचना की, प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति की आलोचना की। तो इसमें कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? इसमें ज्यामितीय अवधारणा के आधार पर क्षेत्र और स्थान घटत को स्वीकार करते हैं, ये सही नहीं है, बाकी ये सारे सही। कार्टा मेरिना क्या है? ये एक मैप है अमेरिका का। देखिए अरब के भूगोलवेत्ता द्वारा प्रयुक्त मानचित्र लेखन उपकरण अल मसूदी का ये भी नहीं है। वाल्टर शिमुलर द्वारा तैयार किया अमेरिका का मानचित्र, यही है इसमें। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ पोलर जियोपॉलिटिक्स के लेखक हैं? अच्छी पुस्तक है ये, और भू राजनीति से संबंधित अच्छा है। पावेल का है, रिचर्ड पावेल ने लिखा था पोलर जियोपॉलिटिक्स। अगला क्वेश्चन, सामाजिक प्रक्रियाएं स्थानीय संगठन की व्याख्या करती हैं, तो ये किसके संबंध में है? तो ये मार्क्सवादी विचारधारा है, मार्क्सवाद। अगला क्वेश्चन, मिलान करना है भूगोल और उनके जो भूगोलवेत्ता हैं संबंधित। तो देखिए इसमें हैंगरस्टैंड का जो है
नवाचार वितरण इनोवेशन मॉडल है भौगोलिक प्रसार, तो इसमें बी आ जाएगा। विलियम बुंगे, ये बंज लिख दिया इन्होंने, विलियम बुंगे है ये। तो विलियम बुंगे का आपको पता ही है, ये थ्योरेटिकल ज्योग्राफी से संबंधित हैं। और गिलबर्ट वाइट ये बाढ़ मानवीय प्रतिक्रियाएं, और वाल्टर इजार्ड ये क्षेत्रीय विश्लेषण की विधियां। तो देखिए सही आंसर होगा इसमें ये 4 का। जल्दी से पूरा करते हैं इसको, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करते हैं तो ये बहुत भी और ही बड़ा, 1 घंटे से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो जल्दी जल्दी पूरा करते हैं, केवल आंसर बता देता हूँ मैं इसके। कारण कथन दिया है, कथन है सामाजिक संकेतन आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में 60 के दशक में तेजी से विकसित हुआ। कारण है संयुक्त राज्य अमेरिका के समाज में व्यापक पैमाने पर सामाजिक समस्याओं के उठने की प्रतिक्रिया में विकसित हुआ। तो है तो सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। अगला, कौन सी भारतीय पंचवर्षीय योजना में हेरोड डोमर मॉडल विकास को अपनाया गया था? तो ये पहली योजना है। अगला क्वेश्चन, किस योगदानकर्ता ने संपन्न लोगों की अधिकता वाले सेक्टर और निर्धन लोगों की अधिकता वाले सेक्टर की संकल्पना को शामिल करते हुए क्रिस्टेलर के केंद्रीय सिद्धांत सेंटर प्लेस थ्योरी को परिशोधित किया था? तो किसने किया था? ये ऑगस्टस लोस ने किया था, षटकोणीय प्रतिरूप देते हुए। अगला क्वेश्चन, कौन सा संकेत मानव सूचकांक से संबंधित नहीं है? तो ये देखिए, इसमें जीवन प्रत्याशा, सामाजिक ऊपरी पूंजी, शैक्षिक दक्षता और जीवन स्तर, तो ये सामाजिक ऊपरी पूंजी ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन कारण कथन का दिया है, कथन है अर्थव्यवस्था के स्थानिक संगठन में क्षेत्रीय विषमताएं हैं, आर्थिक गतिविधियों में अंतर्निहित कारकों के बीच अंतरक्रिया स्थानिक संगठन के बनावट को प्रभावित करती है। तो क्षेत्रीय विषमताएं होती हैं, बिल्कुल सही है, अर्थव्यवस्था में स्थानिक संगठन में, और अंतरक्रिया स्थानिक संगठन में बनावट को प्रभावित करती, ठीक है, दोनों ठीक है, व्याख्या हो रही है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है, डेफिनेशन दी गई है प्रदेश के बारे में, या आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। टाउन्स के प्रकार और आगे नगर दिए हैं पुराने, ये कथन और कारण का है, जल्दी से देख लेते हैं हम। क्षेत्रों का प्रकार दिया है यहाँ पे, समस्या क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र और भावी क्षेत्र। तो देखिए समस्या क्षेत्र कौन से होते हैं, तो आप इन चारों ऑप्शनों को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। समस्या क्षेत्र वे क्षेत्र जिसमें निकट भविष्य में विकास की बहुत ही कम संभावनाएं होती हैं, तो इसमें ये बी का हो जाएगा। और प्रमुख क्षेत्र मेजर रीजन, वृत्त क्षेत्र है ये, प्रमुख क्षेत्र नाम दे दिया, ये है मेजर रीजन। वृत्त क्षेत्र कौन से होते हैं? तो वृत्त क्षेत्र होते हैं संसाधन के संबंध में न्यूनतम विषमता होती है और पड़ोसियों से विशिष्ट होते हैं, वो ये डी आ जाएगा। और संभावी क्षेत्र कौन से होते हैं? संभावी क्षेत्र प्रोस्पेक्टिव रीजन, इसमें देखिए, इसमें प्रचुर संसाधन क्षमता होती है, अच्छी तकनीक होती है, इसमें प्रचुर संसाधन क्षमता, परंतु प्रौद्योगिकी परिवर्तन के लिए सामाजिक आर्थिक अड़चनों का सामना करना पड़ता है, तो इसमें हो जाएगा ये। और गतिशील प्रगतिशील डायनामिक रीजन है, तो इसमें बाकी ये बच गया, तो इसमें ये 3 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें शहरों के प्रकार, पतन नगर कौन सा है? ऑप्शन में मुंबई है, कलकत्ता और मद्रास नाम दे दिया पुराना चेन्नई का, ये हो गया पतन नगर। और फिर औद्योगिक नगर, देखिए इसमें सिंह भूमि कोज खनिज नगर हैं, ये भिलाई राउरकेला ये हो गए, तो पतन शहर ये हो गया, औद्योगिक नगर ये हो गया, खनिज आधारित ये हो ही गए हैं, और ऐतिहासिक आगरा, जयपुर और मदुरई हो गई। अगला कारण और कथन का क्वेश्चन है, कथन है महानगरीय शहर सामान्य रूप से अनुषंगी शहरों से घिरे होते हैं, फ्लैंक्ड सैटेलाइट टाउन से घिरे होते हैं।
और कारण है कस्बों का मुख्य कार्य नगरों पर पड़ने वाली जनसंख्या के दबाव को कम करना है। बिल्कुल ठीक है, कारण कथन सही। अगले क्वेश्चन, वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। विख्यात मकराना संगमरमर की खाने भारत के राजस्थान में हैं, जिससे ताजमहल बना था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, उस समय सरकार के मुखिया कौन थे? ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक बार भी आया था कि जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हुआ था उस समय पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो मंत्री कौन थे, ऐसे पूछ लेते हैं। और टाइगर प्रोजेक्ट है, उस समय कौन था? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो इसमें देखिए इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा कि कब बना था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो 1972 के आसपास बना था। तो उस समय राजीव गांधी मुखिया थे उस समय। कौन सा भौतिक आकृतियों का क्रम सही है? सही पूछा है। तो पहाड़, तराई और भाबर मैदान, पहाड़ मैदान, ये देखिए सारे एक से ही हैं। तो मैदान, फिर तराई और फिर भाबर और पहाड़, ये सही है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है। भारत की जनजातियां किस राज्य में हैं? तो इसमें देखिए ये तो बेगा जनजाति, भूटिया, कार्बी और रंगपा। देखिए भूटिया जनजाति है, भूटिया जनजाति उत्तराखंड में है। तो इसमें देखिए 2 है, उसमें सी आ रहा है, और 2 में सी केवल 2 में ही बन रहा है, तो इससे आंसर सारे बन गए। तो बेगा है वो मध्य प्रदेश की है, भूटिया उत्तराखंड की है, और कार्बी असम की है, और रंगपा है वो सिक्किम की है। और सिक्किम में रंगपा प्रमुख स्थान भी है, खनिज के लिए फेमस है ये। तांबे का खनन होता है रंगपा में। आगे देखिए, पहाड़ी का नाम और राज्य का नाम दिया है। तो मिकिर पहाड़ियाँ असम में है, आसान है क्वेश्चन ये। और अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, और खासी पहाड़ियाँ मेघालय में है, और बाबा बुदन की कर्नाटक में है। बाबा बुदन एक व्यक्ति का नाम है जो कॉफ़ी के बीज लाकर पहाड़ियों पर लगाए थे, उसी के नाम पर बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हो गई हैं। आगे अंग्रेजी के क्वेश्चन है, नदी के नाम हैं और वहाँ पे अर्बन सेटलमेंट मिलान करना है। ये सैटेलाइट के बारे में दिया गया है यहाँ पे। ये सांख्यिकी का एक क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे, देखते हैं हम। नदी का नाम है और कौन सी शहर बस्ती उसके पास में है? तो इसमें देखिए गंगा पता है आपको, कानपुर है बिल्कुल, और कृष्णा विजयवाड़ा, ब्रह्मपुत्र तेजपुर, और महानदी कटक उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, ये देखिए इसमें सैटेलाइट सेंसर्स हैं और IFOP.PAN ये दिया है। तो इसमें बी का आंसर है, ये होगा, मिलान कर लेना आप। अगला क्वेश्चन, जून 2010 में किसी विशेष स्थान की मासिक वर्षा का वितरण दिया गया है, औसत मान कौन सा होगा? तो औसत हम ज्ञात करते हैं। तो इसमें मीडियन, ये देखिए इसमें एक तरीका होता है कि जो सबसे ज़्यादा है और उसी वर्ग में आंसर होगा अपना। तो 20 से 30 में तो सारे ही दिए हैं, तो ये थोड़ा सा क्या कि हमें परिकलित करना पड़ता है। और इसका मान है 24.33 होता है। और 70 का क्वेश्चन, किस डायग्राम का उपयोग गैर क्षेत्रीय विशेषता डेटा को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो ये बार और क्यूब डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सहसंबंध गुणांक इसके मान से मेल नहीं खाता? तो पूर्ण धनात्मक 1 होता है, प्लस माइनस कोई सहसंबंध नहीं, 0 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। धनात्मक सार्थक 0.5 से 1 ये भी ठीक है। अपूर्ण नहीं, ये गलत है, 1 - 1, तो ये पूर्ण धनात्मक हो जाता है। अगला क्वेश्चन अंग्रेजी के हैं, वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। ये स्केल के बारे में दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। कथन है, आंशिक सहसंबंध 3 या अधिक चरों के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति है। मूलतः यह 2 चरों के बीच सहसंबंध होता है जिसमें तीसरा चर स्थिर होता है। व्याख्या नहीं है, ठीक है,
अगला, लोरेंज वक्र के उपयोग में डेटा प्रतिबंध है क्योंकि चर को आवर्ती के रूप में अभिव्यक्त करना जरूरी है और ऋणात्मक मान को शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है ये बात। कारण दिया है, यह तकनीक सतत चरों के अध्ययन में प्रयोग किए जाने के लिए कठिन है। सही है दोनों, व्याख्या नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्केल का दिया है, मिलान करना है हमें। तो कथनात्मक स्टेटमेंट है वो ये हो गया, बिल्कुल आसान दिया है। और सरल रेखीय, ये सरल रेखीय मापक है, नीचे सिंपल स्केल है। और प्रदर्शक भिन्न रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है वो ये पहले वाला है ही। और तुलनात्मक मापक में ये दोनों की तुलना की गई है। अगला क्वेश्चन, संक्षेप्ताक्षर के दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कूट दृश्य भूमि प्रतिदर्श लैंडस्केप मॉडल को सही सही निरूपित करता है। तो इसमें देखिए DEM डिजिटल एवोल्यूशन मॉडल, DRG, DLG, DTM ये दिया है। तो एक तो पहला तो सही है ही, इसमें DRG तो होता ही नहीं, B तो होता ही नहीं इसमें। और ये DTM, B और A और D, ये तीसरा आंसर होगा। तो ये पेपर पूरा हो गया है। इसमें अगर कोई गलती हो तो मुझे बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।